नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी और अच्छी खबर के साथ। संविदा कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। दून मेडिकल कॉलेज के संविदा कर्मचारियों को वेतन जारी कर दिया गया है। शासन ने कर्मचारियों को 3 महीने का वेतन जारी कर दिया है। 2 दिन से कार्य बहिष्कार पे थे संविदा कर्मचारियों ने 10 सितंबर तक हड़ताल को फिलहाल वापस ले लिया है। शासन ने 10 सितंबर से पहले जो बचा हुआ वेतन है उसको भी रिलीज करने का भरोसा दिया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी भारती जुड़ गई हैं। भारती, संविदा कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर जरूर है, लेकिन अभी फिलहाल 3 महीने का ही मिला है वेतन। जी बिल्कुल मनु, ये एक राहत भरी खबर है संविदा कर्मचारियों के लिए भी, और जो काम प्रभावित हो रहा था, जो मरीज आ रहे थे उनके लिए भी, क्योंकि अब आज से काम वहाँ पर सुचारू रूप से चलना शुरू हो जाएगा। 57 संविदा कर्मचारी थे जो कि मांग कर रहे थे कि उनको 6 महीने का वेतन दिया जाए, और उनकी फाइल शासन ने काफी दिनों से लंबित भी पड़ी हुई थी। जैसा कि न्यूज 18 ने दिखाया भी था कि उनके प्राचार्य से हमने बात की थी दून मेडिकल कॉलेज के आशुतोष सयाना से, और उन्होंने कहा था कि ये पूरा मामला जो है वो चल रहा है शासन स्तर पर। तो अब 3 महीने का जो सैलरी है वो इनकी रिलीज कर दी गई है, और बाकी की जो सैलरी है 3 महीने की बची हुई वो भी 10 सितंबर तक कहा जा रहा है कि रिलीज कर दी जाएगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए इनसे अपील की जा रही थी कि अपने काम पर लौट आए, और आज से ऐसा ही हो रहा है। इन लोगों ने अपना कार्य बहिष्कार स्थगित कर दिया। आज से सुचारू रूप से काम पर लौट रहे हैं संविदा कर्मचारी। जी, बहुत शुक्रिया भारती आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो संविदा कर्मचारियों का 3 महीने का वेतन उनको जारी कर दिया गया है। जो 3 महीने का वेतन जो बचा हुआ है, तो शासन ने भरोसा दिया है कि 10 सितंबर तक उसको भी जारी कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में नहीं थम रहा डेंगू का प्रकोप। अब नैनीताल में सामने आया है पहला मामला। एक व्यक्ति में डेंगू के लक्षण मिले हैं। दिल्ली से लौटा था ये डेंगू का मरीज। अब अन्य मरीजों की भी जांच कर रहा है अस्पताल प्रबंधन। तो अभी तक नैनीताल अछूता था डेंगू से, लेकिन यहां पर भी एक पहला मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली से लौटा था ये मरीज जिसमें लक्षण पाए गए हैं डेंगू के। और इस समय उत्तराखंड में जो डेंगू का प्रकोप है बहुत ज्यादा है। मरीजों का आंकड़ा 500 के पार पहुंच चुका है, और अब नैनीताल में भी पहला मामला ये सामने आया है, जहां पर एक युवक जो दिल्ली से वापस आया था उसमें डेंगू के लक्षण मिले हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ सीबीआई ने देश भर में अभियान चलाया हुआ है। इसी क्रम में शुक्रवार को देश भर में सीबीआई के छापे पड़े। देहरादून में रेलवे कॉलोनी सीबीआई की रेड पड़ी। सूत्रों के मुताबिक देहरादून में कई अधिकारियों के सरकारी आवासीय भवन किराए पर दिए जाने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद कई अधिकारियों के घरों में सीबीआई की छापेमारी हुई है। इसमें कई रेलवे के अधिकारी सीबीआई की रडार पर हैं। खबरों के मुताबिक उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कई जगह सीबीआई की छापेमारी हुई है। राज्य में स्टोन क्रशर्स पर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि क्या सरकार ने स्टोन क्रशर लगाने के लिए इन क्षेत्रों को औद्योगिक जोन घोषित किया है कि नहीं। कोर्ट ने कहा कि इस पूरे मामले को देखकर लग रहा है कि इसमें केंद्रीय नियमों का उल्लंघन हुआ है। कोर्ट ने कहा कि इन गांव में स्टोन क्रशर की अनुमति कैसे जारी कर दी गई जब ये औद्योगिक क्षेत्र नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि क्या ध्वनि प्रदूषण के मानकों का उल्लंघन इस स्टोन क्रशर को कैसे दिया गया है। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने 1 साल में 54 से ज्यादा स्टोन क्रशर खोलने की इजाजत दी है। रामनगर और उसके आसपास के क्षेत्रों में उपखनिज भंडारण और स्टोन क्रशरों के चलते यहां की आबो हवा में जहर घुल रहा है। इनमें से कई भंडारण और क्रशर आबादी के काफी करीब हैं, जिससे केवल इंसान ही नहीं बल्कि खेतों और बागवानी को भी प्रभावित कर रहे हैं। वहीं प्रशासन की माने तो रामनगर इलाके में 9 स्टोन क्रशर और 2 दर्जन से अधिक स्टॉक है। एसडीएम ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है और इसकी जांच की जाएगी। तो ये जो स्टॉक है ना यहाँ पत्थर का, इससे बहुत परेशानी होती है। एक तो पोल्यूशन का पेड़ और सब गंदगी से भर जाते हैं, खिड़की दरवाजा वगैरह सब कुछ। और ज़्यादातर जैसे रात को हम सो गया, हम इतने बुजुर्ग हैं, इतना उम्र है, हार्ट पेशेंट है, इतना जोर आवाज़ आता है कि नींद खुल जाते है कि
प्राण निकल जाए, ऐसे कभी कभी हो जाता है। रामनगर के इर्द गिर्द रामनगर क्षेत्रांतर्गत करीब 9 एक स्टोन क्रशर है और इसी तरह करीब 20-22 के करीब हमारे पास स्टॉक्स है खनन भंडार में। और जैसा कि लगातार इस पर छापेमारी संयुक्त टीम द्वारा की जाती है, लेकिन इस बीच संज्ञान में आया है कि कुछ स्टॉक्स और स्टोन क्रशर की वजह से थोड़ा प्रदूषण की शिकायत आई है और इसको जल्द ही पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है उनके अधिकारी द्वारा तत्काल इसको दिखाया। आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी और चमोली में आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव कुमार जिंदल के नेतृत्व में आए केंद्रीय दल के सदस्यों ने सीएम आवास पर जाकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में दैवीय आपदा के मानकों में शिथिलता होनी चाहिए और भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार सहायता राशि में भी वृद्धि होनी चाहिए ताकि आपदा में प्रभावित लोगों की प्रभावशाली ढंग से मदद हो सके। चमोली में हुई आपदा का जायजा लेने आज केंद्र सरकार की टीम पहुंची। अंतर मंत्रालय अधिकारियों की टीम ने घाट ब्लॉक के प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस दौरान केंद्रीय टीम लाखी, बाजबगढ़, भटियाड़ा, पाली, कुंतरी सेंती और कुरुड़ गांव पहुंची, जहां नुकसान का आकलन किया गया। केंद्र सरकार की 7 सदस्यीय टीम आपदा पर रिपोर्ट तैयार कर केंद्र सरकार को सौंपेगी। डीएम ने टीम के अधिकारियों को बताया कि तुरंत ही सभी प्रभावितों को राहत सामग्री पहुंचाई जाए और अब हालात काफी बेहतर है। मेंबर्स थे उसमें और एक हमारे ईडी जो यहाँ के हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी ये लोग आ रखे थे, तो इन्होंने हमारे लाखी बाजबगढ़ एरिया का पूरा निरीक्षण किया और जो भी डैमेजेस थे एसेस किए। गांव वालों से भी बात किया हमने, भी उनको प्रेजेंटेशन वगैरह और बुकलेट वगैरह सब कुछ उपलब्ध कराई है। अब ये डैमेजेस के बेसिस पे अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देंगे, जिसके आधार पर आगे निर्णय लिया जाएगा। उत्तरकाशी से खबर है। गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे बंद। भूस्खलन के कारण मलबा आने से बंद हो गया है हाईवे। गंगोत्री NH 108 चुंगी बथेड़ी के पास बंद हुआ है। यमुनोत्री NH 94 डाबरकोट के पास मार्ग बंद हो गया है। नेशनल हाईवे के कर्मचारी मार्ग खोलने में फिलहाल जुटे हुए हैं। उत्तरकाशी में गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे बंद हो गया है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जगमोहन जुड़ गए हैं। जगमोहन, फिलहाल क्या स्थिति है, कितना वक्त और लगेगा खुलने में? मनु, देखिए जो गंगोत्री हाईवे है वो चुंगी बड़ेती के पास पहाड़ी से मलबा आने से बंद हो गया है और वहीं जो यमुनोत्री हाईवे है पिछले 3 सालों से डाबरकोट के पास लगातार भूस्खलन होने से वहां पे परेशान कर रहा है और हर दिन वहां पे भूस्खलन होता है और हर सुबह वहां पे पत्थर आने से रोड ब्लॉक होता है। तो आज भी वहां पे पत्थर आए हैं पहाड़ी से और रोड ब्लॉक हो गया है और गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे में 2 पैच ऐसे बन चुके हैं। जो यमुनोत्री हाईवे की बात करें तो डाबरकोट और गंगोत्री हाईवे में चुंगी बड़ेती के पास मलबा और पत्थर आने से आए दिन बंद हो रहा है, लेकिन प्रशासन जो है बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। यमुनोत्री हाईवे की बात करें तो पिछले 3 सालों से लगातार यहाँ पे रोड ब्लॉक हो रहा है, यात्री परेशान हो रहे हैं, जो आवाजाही करने वाले लोग हैं स्थानीय लोग वो परेशान हो रहे हैं, उनकी आजीविका परेशान हो रही है क्योंकि आजकल फसलों का सीजन है, जो नकदी फसल होती है उसको लाने में दिक्कतें हो रही है ग्रामीणों को। तो प्रशासन बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा, प्रपोजल पे प्रपोजल जो सरकार को भेज रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी जो ठोस निर्णय है वो सरकार नहीं ले पाई है, प्रशासन नहीं ले पाया है। तो कहीं ना कहीं फेलियर रहा है पूरा जिला प्रशासन जो है यमुनोत्री हाईवे को खोलने में। और वहीं जो गंगोत्री हाईवे है चुंगी बड़ेती के पास, वो भी पिछले 2 महीने से लगातार परेशान कर रहा है। हालांकि वैकल्पिक मार्ग का रास्ता है गंगोत्री हाईवे के लिए, जो मनेरा बाईपास है वहां से यात्रियों की आवाजाही हो रही, लेकिन जो लोकल यात्री हैं, जो बस वाले, जो बड़े ट्रक वाले जो लोग हैं, वो जो वाहन चालक हैं, वो उनको 10 से 15 किलोमीटर शहर का चक्कर काट के आना पड़ रहा। वो भी खासे नाराज हैं सरकार से और जो यहाँ के स्थानीय प्रशासन है उससे, क्योंकि पिछले 3 महीने से जो गंगोत्री हाईवे चुंगी बड़ेती के पास लगातार बंद है, उससे दिक्कतें हो रही उन लोगों को और उनकी आजीविका पे कहीं ना कहीं फर्क पड़ रहा। तो इस मामले में भी जिला प्रशासन बिल्कुल फेलियर रहा है गंगोत्री हाईवे और चुंगी बड़ेती को खोलने को लेकर। जी बहुत शुक्रिया जगमोहन आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी से खबर है। आराकोट आपदा के 13 दिन बाद भी नई स्थिति हुई सामान्य। आराकोट टिकोची चिंवा मोड़ा मोटरमार्ग नहीं खुला है। आराकोट से 16 गांव को जोड़ता है ये मोटरमार्ग। सड़क की कगार पर पहुंची सेब की फसल, पेटियों और पेड़ से गिरकर सड़ने लगा है सेब। काश्तकारों ने सेब बचाने के लिए सरकार से गुहार लगाई है। तो आराकोट में आपदा के
13 दिन बाद भी अभी भी स्थिति सामान्य नहीं हुई है। यहां पर जो मुख्य मार्ग है जो आराकोट से सोलागांव को जोड़ता है वो अभी भी नहीं खुल सका है। साथ ही साथ अगर सेब की फसल की बात करें तो वो भी सड़ने की कगार पर है। यहां पर पेटियों और पेड़ से गिरकर अब सेब भी सड़ने लगा है क्योंकि वहां से निकल नहीं पा रहे हैं लोग और बाजार में उसको नहीं ले जा पा रहे हैं। काश्तकारों ने सेब बचाने के लिए सरकार से गुहार लगाई है। उनकी मांग है कि रास्ते को खोला जाए जल्द से जल्द ताकि वो आवाजाही कर सकें और जो सेब है उसको बाजार तक पहुंचा सकें। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि कोई भी इंडस्ट्री बिना नीति के नहीं चलती है। शराब नीति को लेकर हाईकोर्ट के निर्देश पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि अगर उच्च न्यायालय को किसी नीति पर आपत्ति है तो वो उस पर विचार करेंगे। कारोबार हो रहा है तो उसको बिना नीति के नहीं होता है। तो ऑलरेडी कोई नीति है, अगर हाईकोर्ट पर को किसी पर कोई आपत्ति है किसी नीति पर किसी विषय को लेकर के तो उस पर हम विचार करेंगे। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वो नीति के तहत ही हो रहा है। कोई भी हाईकोर्ट ने आखिर क्या कहा था? हाईकोर्ट ने सरकार से मद्य निषेध पर कदम उठाने को कहा था। आबकारी अधिनियम 37A का पालन करने को कहा था। हाईकोर्ट ने 6 महीने के अंदर नीति बनाने को कहा था। 21 वर्ष से कम के व्यक्ति को शराब बेचने पर सख्ती करने को कहा था। शराब की दुकानों और बार में IP पते वाली CCTV लगाने को भी हाईकोर्ट ने कहा था। तो ये तमाम बातें हैं जो हाईकोर्ट ने कही हैं कि आबकारी अधिनियम 37A का पालन कराना है सरकार को। हाईकोर्ट ने 6 महीने के अंदर नीति भी बनाने को कहा है। साथ ही साथ 21 वर्ष से जो कम के व्यक्ति हैं उनको शराब बेचने पर सख्ती करने को कहा है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत उधम सिंह नगर के नानकमत्ता पहुंचे। मुख्यमंत्री ऐतिहासिक नानकमत्ता साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेकने के बाद गुरुद्वारे परिसर में डेरा कार्य सेवा में आयोजित होने वाले श्री अखंड पाठ साहिब के भोग में भी शामिल हुए। इसके अलावा सीएम ने नानकमत्ता साहिब गुरुद्वारे परिसर में 3 करोड़ रुपए की लागत से बने आधुनिक पार्किंग स्थल और थारू भवन शिलान्यास भी किया उसका। इस दौरान यहां सीएम के साथ राज्य के परिवहन मंत्री यशपाल आर्या और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट भी मौजूद रहे। सबसे पहले तो मत्था टेका है गुरुद्वारे में और आज अमावस्या है, एक विशेष महत्व है हमारे सिख पंथ में अमावस्या का। और सबको मैं बधाई देता हूं इस अवसर पर, अमावस्या के अवसर पर, कि ये अमावस्या हम सब के लिए सुख संपत्ति लाने वाली हो, सुखदायी हो। आज यहाँ पर एक थारू भवन का और पार्किंग का भी शिलान्यास किया गया है। लगभग 3 करोड़ की लागत से इन दोनों का निर्माण किया जाएगा। 2015 में देहरादून नारी निकेतन में दिव्यांग संवासिनियों से दुष्कर्म और गर्भपात कराने के मामले में सभी 9 आरोपियों को अदालत ने दोषी करार दिया है। दोषियों की सजा पर आगामी सोमवार को बहस होगी। दरअसल देहरादून के नारी निकेतन में साल 2015 में मूक बधिर महिला के साथ बलात्कार के बाद गर्भपात कराने का मामला सामने आया था, जिसमें पुलिस ने 5 महिला और 4 पुरुष जो कि नारी निकेतन में ही कार्यरत थे आरोपी मानकर जेल भेज दिया था। मामले में लगातार हो रही सुनवाई के बाद आज अदालत ने सभी को दोषी करार दिया है और फैसला सोमवार तक सुरक्षित रख लिया है। मामले में सोमवार को बहस के बाद अंतिम फैसला सुनाया जाएगा। एक छोटी इंक्वायरी हुई थी जो एडीएम साहब ने करी थी, उसके बाद एसपी सिटी ने करी थी। एक एसआईटी बनी थी। एसआईटी बनने के बाद ये पाया कि हाँ कुछ इसके अंदर ऐसा पाया गया कि साहब यहाँ पर अपराध हुआ है, तो एक एफआईआर रजिस्टर हुई। उस एफआईआर पर 9 लोगों के खिलाफ जो है ये चार्जशीट दाखिल हुई थी। उसमें ये पाया गया था कि जो गुरदास है, हाशिम है और या ललित बिस्ट है, इन लोगों ने उस इनमेट के साथ जो है दुराचार किया था। और ये जो कर्मचारी थे, जो महिला कर्मचारी थी, सुप्रिटेंडेंट वगैरह थी, ये क्योंकि उनके संरक्षण में थी, एक सरकारी संस्था है उसके संरक्षण में। उत्तरकाशी के डूंडा ब्लॉक के भकड़ा गांव में 18 अगस्त 2018 को एक नाबालिग की रेप के बाद हत्या मामले में आरोपी मुकेश और बंटी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं सजा से असंतुष्ट मृतक के चाचा ने हाईकोर्ट जाने की बात कही है। भकड़ा में कैरीगार्ड पुल पर एक मृतका की लाश मिली थी, जिसमें आरोपी द्वारा उसको बलात्कार कर हत्या करवा पुल पर फेंक दिया गया था, जिसमें आज फैसला आया है और जिसमें विभिन्न धाराओं में 363, 366 में 5 वर्ष का सश्रम कारावास और 5,000 रुपये जुर्माना
जुर्माना अदा न करने के उसमें 6 माह का अतिरिक्त कारावास और 376 AB में 20 वर्ष का सश्रम कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना और जुर्माना अदा न करने की स्थिति में 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास। पौड़ी पुलिस फिर सवालों के घेरे में है। श्रीनगर के बाद अब कोटद्वार की पुलिस और पुलिस के आला अधिकारियों पर ट्रांसजेंडर शिल्पी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। इसको लेकर हाईकोर्ट में आपराधिक अवमानना याचिका दाखिल की गई है। नैनीताल में ट्रांसजेंडर शिल्पी ने पुलिस पर आरोप लगाए हैं कि वो उनके साथ रेप करने वाले परीक्षित जोशी को बचाने का काम कर रहे हैं और हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि उनको पुलिस सुरक्षा दे। उसके बाद भी उनको सुरक्षा एसएसपी पौड़ी और आईजी गढ़वाल द्वारा नहीं दी जा रही है। ट्रांसजेंडर शिल्पी ने पूरे मामले पर अब सीबीआई से जांच की मांग की है। जो पुलिस ऑफिसर्स के रोल्स हैं कि हर पुलिस ऑफिसर क्यों बचाना चाहता है, और मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि किसी केस में विदिन 2 मंथ्स 5 आयोग बदल दिए जाएं, और उसके आरोप पुलिस अधिकारियों ने हाईकोर्ट पे लगाए हैं कि माननीय हाईकोर्ट के आदेश अनुसार 5 आयोग बदले गए हैं। हिमालयी राज्यों में गंदे पानी से प्रभावित जिलों में अब जीबी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान शोध करने जा रहा है, जो 3 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। नीति आयोग ने एक रिपोर्ट सार्वजनिक की है जिसमें करोड़ों लोग हर साल गंदे पानी से प्रभावित होते हैं, उसे पीने को मजबूर हैं और 21 शहर भीषण जल संकट की चपेट में हैं। जिसके बाद जीबी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान ने हिमालयी राज्यों के जल की स्थिति को जानने के लिए सभी 11 राज्यों का एक जिला चयन किया है। यहाँ पर हम लोग हर जिले में ऐसा परियोजना कर रहे हैं कि हर जिले में जितने भी स्प्रिंग डॉले धारे हैं, पहले तो उनका डॉक्यूमेंटेशन हो जाए कि उनकी वर्तमान स्थिति क्या है, उनके एरिया के उनका कैचमेंट किस तरह का है, स्प्रिंग सेट जिसको बोलते हैं वो किस तरह से है, और क्या उसमें कोई कार्रवाई करने के लिए सुविधा है कि नहीं है, जगह है कि नहीं है। 11 हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड के अलावा हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, असम, मिजोरम और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। सभी प्रदेशों के एक जिले में पेयजल की स्थिति के लिए संस्थान ने टीम बना दी है, जो अगले 3 महीने में आयोग को अपनी रिपोर्ट देगा। वहीं सभी राज्यों में जाकर जिला प्रशासन और ग्रामीणों के सहयोग से वाटर सेंचुरी का मॉडल बनाया जाएगा। लोगों ने जो प्लान बनाया है कि अब हर जिले में जिला प्रशासन के साथ मिल करके कुछ ऐसे स्रोत आइडेंटिफाई करेंगे जिनमें वाटर सेंचुरी का एक मॉडल बने, और ये मॉडल ही हम चाहते हैं कि एक ऐसा बेसिस बने पॉलिसी का कि जिसके तहत हर राज्य में और हर गांव में हिमालय के एक वाटर सेंचुरी बने गांव वालों के सहयोग से, जिसको कि गांव में गांव वाले अपने आप मेंटेन करें। नीति आयोग की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 60 करोड़ लोग पेयजल संकट या फिर गंदे पानी से सीधे प्रभावित होते हैं, और अगर जीबी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान का ये शोध सफल रहा तो जिले के हर एक गाँव का एक क्षेत्र जल सेंचुरी क्षेत्र होगा, जिससे वहाँ के लोगों को शुद्ध पानी मुहैया होगा। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। देहरादून में बडरेना गांव के बच्चे बैडमिंटन और टेबल टेनिस खेलकर अंतर्राष्ट्रीय फलक पर छाने की तैयारी कर रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये कहावत एकदम सटीक बैठती है बडेरना गांव के बच्चों पर, जिनके हौसलों की उड़ान इतनी लंबी है कि वो अब अंतर्राष्ट्रीय फलक पर छाने की तैयारी कर रहे हैं। आंखों में चमक और फलक में छा जाने का जज्बा लिए ये बच्चे बडेरना गांव के हैं। देहरादून से 60 किलोमीटर दूर दुर्गम इलाके में ना तो सड़क की सुविधा है और ना ही सरकारी योजनाएं यहाँ फलीभूत नजर आती हैं। लेकिन ग्रामीणों की मदद से 4 लाख रुपए का चंदा जमा किया गया और बच्चों के सपनों को पंख लगाने के लिए स्कूल कैंपस में ही बैडमिंटन और टेबल टेनिस कोर्ट तैयार किया गया। और जितने भी अध्यापक यहाँ पे रहे, हमें सबका सहयोग मिला। ग्रामीणों के सहयोग से हमने यहाँ पर चंदे के रूप में पैसा एकत्रित किया। तो पहले एक कच्चा कोर्ट बनाया था, आउटडोर जिसको कह सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे इसी प्रकार सहयोग लेके हमने काफ़ी बड़े स्तर पे पैसा एकत्रित करके, ज़्यादा बड़ा तो नहीं कह सकते कि 3 लाख 2 लाख 2-2.5-3 लाख इकट्ठा किया और आपके सामने जो बैडमिंटन हॉल दिखाई दे रहा है इसका निर्माण कराया है। टीचरों की कड़ी मेहनत काम आई और साल 2013 से 2017 के बीच स्कूल से निकले 6 बच्चों ने राष्ट्रीय फलक पर सोना जीतकर जिले का नाम रोशन कर दिया। अब स्कूल का हर बच्चा बैडमिंटन और टेबल टेनिस खिलाड़ी बनकर राज्य का नाम देश के साथ साथ विदेश में भी बुलंद करना चाहता है।
हम यहाँ बहुत प्रैक्टिस करते हैं। हम भी चाहते हैं कि हम अपने स्कूल का नाम रोशन करें और जैसे हमारे क्लास के पीछे वाले बच्चे नेशनल गए वैसे भी हम भी जाना चाहते हैं और इसमें हमारे टीचर बहुत सहयोग करते हैं हमारा। गांव में मूलभूत सुविधाओं की बेहद कमी है, न अच्छी सड़क है और न ही स्वास्थ्य सुविधाएं। फिर भी स्कूल के टीचरों ने हार नहीं मानी और बच्चों के लिए वो मंच तैयार कर दिया जिस पर आज का युवा कल का भविष्य लिखेगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।